जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम आपको इंट्राडे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे की टर्नओवर है वो कैसे डिसाइड होती है, इंट्राडे के ऊपर कैसे टैक्स लगता है, जो इंट्राडे के अगर अंदर टर्नओवर ज़्यादा हो गई है तो आपको कब ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में ही दोस्तों कुछ आपको टिप्स भी देने की कोशिश करेंगे ताकि जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रांजैक्शन एंड इनकम टैक्स। तो दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंट्राडे की डेफिनेशन, क्या नेचर है, क्या ये स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है, किस टैक्स रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा, कब ऑडिट करवानी पड़ेगी, और कुछ FAQs होते हैं जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ इनकम की बात करें तो ये बिजनेस इनकम मानी जाती है। दोस्तों बिजनेस के अंदर भी दो तरह की इनकम होती है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब एक सट्टे की इनकम होती है, एक गैर सट्टे बिना सट्टे की इनकम। तो ये स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाएगी कि आप इसके अंदर एक सट्टेबाजी करते हैं तो इसके हिसाब से आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी सारा लेन देन आपका होता है, तो दोस्तों बट ऑब्वियस ही बात है आपका बिजनेस माना जाएगा और स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने गलती से इंट्राडे के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर ली है, 2 4 5 4 ट्रांजैक्शन अगर आपने कर ली है, तो आपको अलग से इसको बिजनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले सकते हैं, लेकिन आपको इसको कैपिटल गेन के अंदर नहीं लेना है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इस इनकम को ले लेते हैं। पहली बात तो आपको ये ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो ढंग से करिए, अदरवाइज 1-2 ट्रांजैक्शन गलती से हो जाती है तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मान करके अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, दोस्तों इनका क्या डिफरेंस रहता है। इंट्राडे इनकम जो होती है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, उसका इनकम भी स्पेकुलेटिव होगा या लॉस भी स्पेकुलेटिव होगी। और दोस्तों उसके ऊपर टैक्स लगना है वो नॉर्मल इनकम के हिसाब से लगेगा। इसकी इनकम स्पेकुलेटिव है लेकिन जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से लगेगा। डिफरेंस क्या है दोस्तों स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव में? आपको जैसे पता होगा अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की आप जो बेनिफिट है वो अगले साल के प्रॉफिट से आप ले सकते हैं, लेकिन उसको सेट ऑफ बोलते हैं दोस्तों। अगर आप सेम ईयर में कर रहे हैं, जिस साल में आपका नुकसान हुआ उसी साल आप किसी और प्रॉफिट से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसे सेट ऑफ बोलते हैं। तो अगर आपकी स्पेकुलेटिव इनकम है तो इसमें लॉस है, सॉरी, अगर आपका स्पेकुलेटिव लॉस है तो इस लॉस को आप किसी अदर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स या नॉर्मल बिजनेस। मतलब स्पेकुलेटिव लॉस को आप स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड। मगर आप इस साल आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप अगले साल भी उस लॉस को ले जा सकते हैं। तो इट कैन बी ओनली अप टू 4 ईयर। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है अब अगले 4 सालों के स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है उसके लिए ये 8 ईयर की लिमिट आपको दी गई है। तो दोस्तों 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो सेट ऑफ आप सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से कर सकते हैं, और एक जो कैरी फॉरवर्ड है आपका वो भी आप स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर सकते हैं, 4 साल तक कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्सेशन के क्या रेट हैं, आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल, HUF, LLP, पार्टनरशिप कंपनी हो तो अलग से कोई भी रेट नहीं होता है इसका, नो सेपरेट टैक्स रेट गिवन। तो अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। आपको पता है 2 तरह की टैक्स स्लैब है, ओल्ड और न्यू। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 आपका है, 5 से 10 है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी सारी स्लैब होती है न्यू के अंदर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। कंपनी है तो आपको 25 और 30 जो भी आपके ऊपर रेट एप्लीकेबल होता है उसको टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टर्नओवर लिमिट फॉर ऑडिट। टर्नओवर दोस्तों क्या होती है? सबसे पहले तो अगर एक डे के अंदर आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे और 2,25,000 रुपए के शेयर बेच दिए तो इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो आपकी टर्नओवर मानी जाती है। फिर उसी दिन अगले दिन मान लो आपने 1,50,000 रुपए के शेयर खरीदे और 1,35,000 के बेच दिए। ऊपर वाला तो दोस्तों आपने 25,000 प्रॉफिट में बेचा था, नीचे वाला 15,000 नुकसान में बेचा था। इनको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आपका जो डिफरेंस है सेल परचेज का 25,000 और 15,000, ये 40,000 रुपये आपकी टर्नओवर मान ली जाएगी। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी पड़ जाएगी।
इसके काफ़ी सारे रूल होते हैं दोस्तों वैसे तो, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल मैंने बताया, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पर आपको ऑडिट करवानी पड़ती है, और जो टर्नओवर है सेल और परचेज का डिफरेंस है उसको हम मानते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 से आपकी जो टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो भी आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ये जो लिमिट है वो 10 करोड़ हो गई है। इसकी एक कंडीशन है दोस्तों, अगर आपकी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इस टर्नओवर का जो भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, खर्चे आप जो कर रहे हो, वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। मतलब 95% जो खर्चे हैं वो आपके अदर देन कैश होने चाहिए, तब आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करवाने की जरूरत कब नहीं है? अब 19-20 फाइनेंशियल ईयर तो आपका चला गया, फिलहाल जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है, और क्योंकि शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन सारे कैश में नहीं होते हैं, अदर देन कैश में होते हैं, तो आप इजीली इस कंडीशन में फॉल कर जाएंगे। 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब यह है टर्नओवर लिमिट फॉर ऑडिट। अगर आपका प्रॉफिट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग से 6% से कम दिखाते हो आप, अगर आपकी 2 करोड़ रुपए की दोस्तों टर्नओवर है और उसका 6% हो गया 12 लाख रुपए, अगर आप 12 लाख रुपए से कम दिखाते हो अपना जो प्रॉफिट है, और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है, अगर आपकी जो टर्नओवर का 6% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो आप, और जो टोटल इनकम आपकी है वो एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, सारी इनकम को मिलाने के बाद में, अगर when these two conditions are satisfied tax audit will be applicable, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी दोस्तों। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तब तो आपको इन एवरी केस ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। 10 करोड़ से कम है और आपकी जो टर्नओवर है 6% से, आपका जो नेट प्रॉफिट है आप कम दिखा रहे हो, और आपकी जो टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए या जो भी है आपकी 3 लाख रुपए उसे क्रॉस कर जाती है, तो भी आपको ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, इफ़ यू हैव लॉस इन इंट्राडे, कई बार क्या होता है आपको इंट्राडे के अंदर लॉस हो गया, बहुत सारे लोगों को लॉस हो जाता है, और उसके बाद में आपकी और भी कोई इनकम आ रही है, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम आ रही है, वो आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाती है दोस्तों। लॉस तो आपका इंट्राडे से एडजस्ट होगा, लेकिन आपकी अदर इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा आपको, और इस केस में भी दोस्तों आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाएगी। ITR का कौन सा फॉर्म आपको भरना है? ITR 3 आपको भरनी पड़ेगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, आपकी बैलेंस शीट बनेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपने इस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा किया था उसको आप छूट ले सकते हैं। आपने रेंट ऑफिस का दिया था, सैलरी था, पैसे किसी से उधार लिए थे उसका इंटरेस्ट है, STT, टर्नओवर चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट टू लोन, जो भी आपने खर्चे किए थे दोस्तों वो आप घटा सकते हैं, उन चीज़ों का आप खर्चे में आप क्लेम ले सकते हैं। और ITR 3 के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ITR 3 आप अपनी कैसे भर सकते हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर हम भी वीडियो डाल देंगे, और कुछ टिप्स हम दोस्तों देना चाहेंगे आपको। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं आपके, इफ़ ह्यूज ट्रांजेक्शन्स हैं एंड लॉस है, ITR फाइलिंग नॉट मैंडेटरी, बट डिपार्टमेंट कैस्ट आस्क जस्टिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ जो आपने पैसा घुमाया। दोस्तों आपने बहुत सारा लेन देन कर लिया है, आपके पास इनकम तो नहीं हुई है, लेकिन आपने काफ़ी सारा पैसा तो लॉस्ट कर दिया ना। लेट्स सपोज आपने 20 लाख रुपए का इंट्राडे के अंदर नुकसान कर लिया, अपना पैसा डुबा लिया, लेकिन आपने जो 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए थे जो आपने नुकसान किया है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है, आपको कोई जवाब नहीं देना है। लॉस के अंदर भी आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है कि आपके पास ये जो पैसा आपने लॉस्ट किया था ये कहाँ से आया था। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस हैं ये अलग होते हैं, जैसे इंट्राडे होता है दोस्तों वो स्पेकुलेटिव होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो आपका नॉन स्पेकुलेटिव होता है। इसके बाद में दोस्तों आप फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आप एक कर्मचारी हैं, तो आप इंट्राडे के ट्रांजैक्शन ना करिए, क्योंकि इंट्राडे की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिजनेस इनकम मानी जाती है, और एक व्यक्ति सैलरी में होते हुए बिजनेस नहीं कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्शंस होती है अपने डिपार्टमेंट से भी। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 80C की डिडक्शंस भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, 2.5 लाख की छूट भी आपको इसमें मिल जाएगी। इंट्राडे की जो कमाई करोगे दोस्तों उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है आपको, जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा पहले आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, फिर आपको सेक्शन 87A का भी रिबेट मिलेगा, आपको डिडक्शंस वगैरह लेनी है उसकी भी छूट मिलेगी, उसके बाद आपको टैक्स देना है। ऑल ब्रोकर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी पिछले साल से क्या होने लगा है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी।
ये दो चीज़ें आने लगी है। आप जब भी आप रिटर्न भरेंगे तो आप इन दोनों को जरूर देखें। रिटर्न भरने से पहले AISTS देखें और उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 99% केसेस में आपका डेटा वहाँ पे शो हो जाता है। आपके ब्रोकर ने आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपने पूरे साल के अंदर इतने रुपए के शेयर खरीदे, इतने रुपए के शेयर बेचे, और वहाँ पर प्लस में आपने अपने ब्रोकर से जो रिपोर्ट डाउनलोड की है उन दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे और वहाँ के उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रिटर्न भरनी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, AISTS में डेटा कुछ अलग बोल रहा होता है और आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में अलग बोल रहा होता है, तो आपको ब्रोकर की रिपोर्ट ही फाइनल मानेंगे, क्योंकि आपने तो ये ट्रांजैक्शन किए हैं। आप ये मेक श्योर करें, कई बार एक से ज़्यादा आपके ब्रोकर होते हैं तो आप दूसरे ब्रोकर को भूल जाते हो। जितने भी ब्रोकर हैं सभी से आप अपनी रिपोर्ट ले लें, जिसमें कि इसमें टैक्स रिपोर्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी उस ब्रोकर के एप्लीकेबल होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ITR जो है भरेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इंट्राडे और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आपको इन सभी रूल्स को भी फॉलो करना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर भी कोई वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स GST से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय